Hello, welcome to all of you. In the last previous sessions, we have to discussed about hyperconjugations and types of hyperconjugations के बारे में हमने डिस्कस किया था. Today we will discuss about टाइप ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन में मैंने आपको ये बोला था कि हमारे पास प्लस एच इफेक्ट होता है, अनोदर विल बी द माइनस एच इफेक्ट. और मैंने ये बोला था कि जो प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर होता है आपका ऑर्डर ऑफ प्लस एच इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस एच इफेक्ट, ये आपके पास कैसा आता है? ये आपके पास आता है CH3 ग्रेटर देन आपके पास क्या होता है CD3 ग्रेटर देन आपके पास क्या होता है CT3. ये आपने बोला था. इसके अलावा आपने बोला था अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखें, यानी इन ग्रुप्स का अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखें तो वो क्या था? वो आपके पास में था माइनस का CT3 ग्रेटर देन आपके पास में CD3 ग्रेटर देन आपके पास में क्या था CH3 था. ऐसे आपने बोला था अगर हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट तो किसका माइनस आई इफेक्ट है? CF3 का, CCl3 का और CBr3 का और CI3 का. तो सबसे ज़्यादा CF3 का, देन CCl3 का, देन CBr3 का, देन CI3 का. यह आपके पास में क्या होता है? ऑर्डर ऑब्जर्व होता है. और अगर हम इसके अपोजिट अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ है माइनस एच इफेक्ट है, तो वो आपके पास में क्या होता है? वो आपके पास में मिलता है कुछ ऐसा, यानी CF3 आपके पास में CCl3, इसके बाद CBr3 और इसके बाद में CI3. ये आपको देखने को मिलता है किसका ऑर्डर? माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर आपको देखने को मिलता है. तो ऐसा क्यों होता है? यानी अब किसको हम प्रायोरिटी देंगे? तो हमारे पास देखिए, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लस एच इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर प्लस आई इफेक्ट के ऊपर. यानी जब कभी भी आपके पास में ये दोनों इफेक्ट लगते हो तो आपको प्लस एच इफेक्ट को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है. अभी मैं अप्लाई करके बताऊंगा इसको. ऐसे ही जब कभी भी आपके पास में किसी भी कंपाउंड में आपके पास माइनस एच भी लगता हो और माइनस आई भी लगता हो तो आपको माइनस एच को प्रायोरिटी देनी है. किसके ऊपर है? माइनस आई के ऊपर. भाई इसका मतलब तो समझते होंगे, माइनस एच ग्रेटर देन माइनस आई. इसका मतलब क्या है? यहाँ एच इफेक्ट डोमिनेंट है किसके ऊपर? आई के ऊपर. इसका मतलब क्या है? यहाँ प्लस एच डोमिनेंट है ओवर प्लस आई इफेक्ट के ऊपर. अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? प्लस एच इफेक्ट के केस में ऐसा ऑब्जर्व क्यों होता है? माइनस एच के इफेक्ट में ऐसा उल्टा ऑर्डर हमें क्यों ऑब्जर्व होता है? और यही हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है. आगे जब हम पढ़ते हैं एसिडिटी बेसिसिटी में हम पढ़ते हैं तो यही डोमिनेंसी जो होती है हमें यहाँ पर काम आती है. यही हमारे पास जो होता है आंसर राइट करने में हमें काम आती हैं. तो देखिएगा, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में? जो हमारा प्लस एच का ऑर्डर था उसका. देखिए आप बोल रहे हैं क्या? CH3 CD3 और आपके पास में क्या है? CT3 है. ये आपके पास में 3 कंपाउंड है. आप बोल रहे हैं इसका प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा होता है देन CD3, देन आपके पास में CT3 से, और देन आपके पास में ये आप बोल रहे हैं. ऐसे क्यों होता है? देखिए अगर हम बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में कैसा है? CH बॉन्ड है. यहाँ पर आपके पास क्या होता है? CD बॉन्ड होता है. यहाँ पर क्या होता है? CT बॉन्ड होता है. तो इन बॉन्ड में अगर हम बात करूँ मैं किसकी? बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करने लग जाऊँ, किसकी? बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो आपका CH बॉन्ड जो होता है वो आपके पास में क्या होता है? वीक होता है एज कम्पेयर टू CD, एज कम्पेयर टू CT. यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो आपके पास में क्या होता है? ये ऑर्डर आता है, यानी ऑर्डर ऑफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? यानी इसका मतलब क्या है? CT का जो बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और ट्राइटियम, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग. जबकि यहाँ पर क्या होता है? वीक बॉन्ड. ये कैसा बॉन्ड होता है? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है. ये एक वीक बॉन्ड होता है. जबकि ये कैसा बॉन्ड होता है? कार्बन ट्राइटियम के बीच का बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. अब अगर आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा बॉन्ड वीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बॉन्ड आपके पास वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों होता है? इसका रीजन देता है कौन? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता लगाते हैं इसका. मतलब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से हमें ये पता चलती है. अब देखिएगा यहाँ पर ये वीक बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. अब वीक बॉन्ड है इसका मतलब क्या हो गया? ये इजीली ब्रेक हो जाएगा. और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या हो गया? कांट बी इजीली ब्रेक, कांट बी ब्रेक. यानी स्ट्रॉन्ग होगा, भाई आपके पास मार्कर है, मान लीजिए ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो इजीली नहीं टूटेगा. अगर ये वीक है तो मतलब इजीली क्या कर सकता हूँ? मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ. तो यही बात यहाँ पर है. ये वीक है इसका मतलब क्या है? वीक है इसका मतलब क्या है? कांट, यहाँ पर क्या है?
वीक है इसका मतलब क्या है, इट कैन बी ब्रेक, इट कैन बी ब्रेक, इट कैन बी ब्रेक ईजिली, ब्रेक ईजिली, यानी हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर इसको ब्रेक ईजिली नहीं किया जा सकता, इसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है, ये हम बोल रहे हैं भाई यहाँ पर। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, इस CH3 का जो प्लस H इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है देन CD3 से, देन CT3 से। बिकॉज ऑफ प्लस H होने का मतलब क्या हो गया, प्लस H होने का मतलब ये आपके पास में एल्किन है और ये हमारे पास H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखो एक बार तो यहाँ पर क्या हो, CH बॉन्ड हो, एक आपके पास है CT बॉन्ड हो, एक आपके पास, देखिए मैं लगा ही देता हूँ, मैं लगा ही देता हूँ, एक मान लीजिए आपके पास CT बॉन्ड है, एक आपके पास CD बॉन्ड है, एक आपके पास CH बॉन्ड है। तो कौन सा ब्रेक इजीली होगा, ये आपका CH बॉन्ड जो होता है वो पहले ब्रेक होगा एज कम्पेयर टू CD और CT बॉन्ड। फिर आप बोलते हैं क्या, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हमें मिलती है ऐसे देखने को। तो यही बात है, जिसका बॉन्ड वीक वो इजीली ब्रेक होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसके केस में, CH3 के केस में। तो इसीलिए हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे, इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन, इसीलिए प्लस H इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है ओवर किसके ऊपर है, आपका जो माइनस प्लस I इफेक्ट होता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, प्लस I इफेक्ट पे। ये आपको ध्यान रखना, पहला ऑर्डर। इसके बाद सेकंड क्या था, सेकंड ये था माइनस H का ऑर्डर, माइनस H ऑर्डर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो क्या था, माइनस H का ऑर्डर आपके पास में था Ci3 ग्रेटर देन आपके पास क्या था CBr3, आपके पास क्या था CBr3 ग्रेटर देन क्या था CCl3, ग्रेटर देन क्या था CCl3 और ग्रेटर देन क्या था CF3, ये आपके पास था। तो देखिए इनमें बॉन्ड क्या क्या है, इनमें बॉन्ड देखना, बॉन्ड क्या क्या है, यहाँ कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड आपके पास बना हुआ है। तो देखिए अब अगर हम बात करें इन बॉन्ड्स में, अगर क्या करें हम बात करते हैं तो देखना, अगर ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है और आयोडीन का भी क्या होता है 5p ऑर्बिटल होता है, 2p 3p 4p 5p। यस यहाँ पर क्या होता है ये 2p और यहाँ पर भी क्या होता है ये आपके पास 4p, ये आपके पास में क्या है 2p, ये आपके पास में क्या होता है 3p, यहाँ पर क्या होता है कार्बन का 2p, फ्लोरीन का क्या होता है 2p। तो देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए ओवरलैपिंग की अगर बात करूँ, देखिए कंसेप्चुअली तो यही होता है, बाकी तो आपको कैसे ही बता सकते हैं। ओवरलैपिंग की अगर बात करूँ 2p 5p होती है, यहाँ 2p 4p होती है, यहाँ 2p 3p होती है और यहाँ 2p 2p होती है। तो ये 2p 2p जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो मतलब ये बॉन्ड आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो वही बात आ गई, ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। जबकि ये क्या है, वीक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ 2p 5p ओवरलैपिंग जो होती है वो वेरी पुअर होती है, वेरी लेस होती है। इसलिए हमारे पास क्या बोल देंगे, ये जो ओवरलैपिंग होती है 2p और 5p के बीच में, ये वेरी क्या होती है, वेरी पुअर होती है। क्या होती है, वेरी पुअर। और वेरी पुअर ओवरलैपिंग होने का मतलब बॉन्ड आपका कैसा बन गया, ये वीक बॉन्ड बन गया, कैसा, वीक बॉन्ड। और यहाँ जो ओवरलैपिंग होती है 2p 2p की, यह कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। इसलिए ये बॉन्ड कैसा, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत बॉन्ड हो गया, ये आपका वीक बॉन्ड हो गया। तो वीक बॉन्ड क्या हो गया, इजीली ब्रेक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इजीली ब्रेक हो सकता है। और जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उसमें देखने को हमें मिलेगी, ऐसा हम बोलते हैं। अब दूसरा के देखो भाई, पहला तो ओवरलैपिंग के थ्रू आपने समझ लिया कि ये बॉन्ड वीक होता है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा एक कंसेप्ट और समझना, जो ज़्यादातर जो होता है पढ़ाया जाता है, उससे सिखाया जाता है। देखिए वो कंसेप्ट क्या है, वो ऐसा बोला जाता है क्या कि यहाँ पर आयोडीन, देखिए आयोडीन का साइज क्या होता है, लार्ज हो जाए, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल। बिकॉज ऑफ हम अप टू डाउन चलते हैं, FCl Br और I, अप टू डाउन हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा, तो वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, बॉन्ड वो क्या होगा, वीक होगा। तो यही बात है। ये तो कार्बन है सब में, देखिए आप देखिए भी, ये तो सब में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट तो सब में क्या है, कार्बन है। ये ग्रीन से मैं नोट कर रहा हूँ, ये तो सब में कार्बन है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ कौन है, यहाँ आपके पास आयोडीन बैठा हुआ है, यहाँ आपके पास ब्रोमीन बैठा हुआ है, यहाँ क्लोरीन बैठा हुआ है और यहाँ पर है फ्लोरीन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये छोटे साइज के हैं, तो इनमें बॉन्ड क्या होगा भाई, देखिए दोनों एक जैसे, दोनों की एक जैसी नेचर, मतलब स्मॉल स्मॉल, तो मतलब बॉन्ड वहाँ पर कैसा होगा,
मजबूत है, जबकि एक आपके पास क्या है, इतना बड़ा है और एक क्या है, यहाँ पर छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच से जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्डिंग जो होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए मतलब क्या है, वही तो बात है, आप ऐसे समझो, एक तो बहुत अमीर लोग है, एक तो बड़ा अमीर लोग है, और एक कैसा है, गरीब है। यानी एक तो अमीर है, एक भिखारी है। या ऐसे मान लो आपका है, एक अंबानी है, एक भिखारी है। तो कभी भी अंबानी जो होता है भिखारी के साथ साझा नहीं करेगा, अंबानी भिखारी के साथ साझा नहीं करता। तो वही बात है। तो मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग कैसी, अंबानी की और भिखारी की बॉन्डिंग कैसी, वीक। वीक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो वही बात है, यहाँ पर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर -H इफेक्ट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर -H इफेक्ट हमें सबसे कम देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमें ये आप क्यों बता रहे हैं, क्या हमारे लिए यूज है। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, इनका यूजेज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी वगैरह हम चेक करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। यानी इसका एप्लीकेशन हम अभी देखेंगे, किसका, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसका एप्लीकेशन। तो देखिए क्या क्या एप्लीकेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन। जैसे हमने पढ़ा भी, एप्लीकेशन पढ़े किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के, वैसे ही हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसके, एप्लीकेशन ऑफ है, एप्लीकेशन ऑफ है, एप्लीकेशन ऑफ है, एप्लीकेशन ऑफ है, एप्लीकेशन ऑफ है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। यानी एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। ठीक है भाई, देखिए इनको हम एमओटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इतनी एमओटी अप्लाई नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी नहीं, और ना मैंने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देता कंप्लीट, एमओटी वीबीटी वगैरह, देन मैं यहाँ पर एमओटी को भी अप्लाई कर देता, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर दूंगा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या क्या है। देखिए सबसे पहला तो होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में। अब कोई कह देंगे कि ये तो हमारे पास इंडक्टिव में भी पढ़ा था स्टेबिलिटी को, तो वो भी एक्सप्लेन कर रहा था, फिर यहाँ पर ये क्या नया आ गया, ये तो कोई नई बात नहीं है कि ये तो स्टेबिलिटी तो कौन एक्सप्लेन कर रहा था, स्टेबिलिटी तो हमारे पास है, इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें क्या नई बात है, तो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि इसमें नई बात है हमारे पास, इसमें हमें नई बात देखने को मिलेगी। दूसरा देखना भाई, दूसरा हम क्या बता सकते हैं, रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी वगैरह भी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स क्या बता सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स भी बता सकते हैं कि कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा, कौन लिस्ट रिएक्टिव होगा, ये भी हम बता सकते हैं। थर्ड देखना भाई, थर्ड देखना, थर्ड क्या बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे पास क्या, विद द हेल्प ऑफ हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशंस। इसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ, इसके अलावा मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन डिस्कस कर सकता हूँ। नंबर 4 क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन भी मैं इससे डिस्कस कर सकता हूँ। इसके अलावा नंबर 5 पे मैं ये बता सकता हूँ, यहाँ पर इसके बेस पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस को मैं बता सकता हूँ। किसको बता सकता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस को मैं इसके बेस पे बता सकता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस को मैं इसके बेस पे डिस्कस कर सकता हूँ। नंबर 6 मैं बता सकता हूँ हीट ऑफ कंबंशंस जो होता है, हीट ऑफ कंबंशंस का मैं इसके बेस पे डिस्कस कर सकता हूँ, हीट ऑफ कंबंशंस को मैं बता सकता हूँ इसके बेस पर, इसके बेस पे एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के बेस पे। यानी ये आपके पास में क्या होते हैं, एप्लीकेशन। देखो भाई अगर रिटर्न में एग्जाम में आ जाता है कि आप एप्लीकेशन बताइए इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या होते हैं, तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ मेन फीचर्स, मेन पॉइंट है कि आपके पास मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेपर में रिटर्न में पूछ लिया जाता है कि आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो मैं अभी बताऊंगा। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिटर्न में भी, रिटर्न में भी अगर आपको पूछ लिया जाए
व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप क्या बताओगे वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप 4 लाइन लिखी और एंड हो गया। कम से कम अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ लिखना पड़ता है हमें, तो वहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं वहाँ पर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने बोला, हीट ऑफ कंवेंशन मैंने यहाँ पर बोला, ये सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन मैंने यहाँ पर बोला, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी बेसिसिटी तो हमारे पास होता ही है, वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये समझ आई बात। अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो देखना भाई, अगर मैं बात करूँ कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन मतलब कार्बन पॉजिटिव, is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to proportional to is directly proportional to directly proportional to directly proportional to प्लस एच इफेक्ट, क्या प्लस एच इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट के, माइनस एच इफेक्ट के। ये आपके पास में देखिए, कार्बोकटाइन की मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी जो कार्बोकटाइन की है, हम पीछे पढ़ के आ गए, स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच के और माइनस आई के। ये मैं एक साथ इनको अप्लाई कर सकता हूँ। अब बात आएगी कि जब हम इससे एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसकी हमें क्यों नीड पड़ी, जब हम इससे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमारे पास माइनस एच की क्यों हमें नीड पड़ी। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ क्यों नीड पड़ी, क्योंकि ये आपके पास डोमिनेंट होता है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि प्लस एच जो है वो डोमिनेंट होता है प्लस आई के ऊपर, ये पहली बात। नंबर 2 क्या, आपका माइनस एच डोमिनेंट होता है वो माइनस आई इफेक्ट के ऊपर, ये सेकंड बात आपके पास में है। अब देखिए क्यों नीड पड़ी, मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ से पूछा जाए, अगर यहाँ से पूछा जाए कि CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पर पूछा जाए अगर आपसे CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 प्लस, ये दोनों ही क्या है, कार्बोकटाइन है। ये भी कैसा 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये भी कैसा 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। 1 डिग्री का मतलब तो आप आई ऑफ समझते हैं, मैंने बता रखा है कि कार्बन एटम दैट इज बियर टू पॉजिटिव चार्ज विच इज अटैच्ड एट क्या ओनली 1 कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकटाइन, एंड कार्बन बियर या फिर कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड विद अनोदर 1 कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। ऐसे आप बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है ना। तो अब देखना यहाँ पर अगर आप प्लस आई इफेक्ट के बेस पे, अगर आप बताओ प्लस आई इफेक्ट के बेस पे अगर इनकी स्टेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ मान लीजिए बी। आपको पूछ लिया जाए ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन लिस्ट स्टेबल है, आप बताइए। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट के बेस पे अगर आप आंसर दोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर C2H5 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, ये CH3 ग्रुप है, और इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन। तो आप बोलोगे यहाँ पर बी जो होता है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए। लेकिन ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गलत होता है, आंसर सही नहीं होता। तो सही क्या होता है, सही आपके पास होता है इसका जस्ट रिवर्स, यानी आपका बी जो होता है वो लेस स्टेबल होता है देन ए के कंपेरिजन। किसके कंपेरिजन, बी इज लेस स्टेबल देन ए के कंपेरिजन। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ए जो होता है वो क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है, ए मोर स्टेबल है। भाई यही तो मतलब हो गया कि बी लेस स्टेबल है ए से, तो इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, है ना। दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो ये किसके बेस पे आता है, इसको एक्सप्लेन करता है कौन, इसको एक्सप्लेन करता है प्लस एच इफेक्ट है। कौन इफेक्ट करता है, प्लस एच इफेक्ट है। कौन करता है, प्लस एच इफेक्ट जो होता है इसको एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है कि हमारे पास है नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज, एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज अगर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, देन स्टेबिलिटी क्या होती है, देन स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। देन स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है कार्बोकटाइन्स की। भाई कार्बोकटाइन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कार्बोकटाइन
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, देन आप बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑल्सो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैंने कैलकुलेट करने बता रखे हैं आपको। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 3 है, और इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला होगा कि 2 वाला होगा। ऑब्वियस, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये ए इज ए मोर स्टेबल देन ए बी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्लस एच हमेशा डोमिनेंट होता है ओवर प्लस आई इफेक्ट के ऊपर है, कि पहले अगर कहीं भी प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस एच भी लग रहा है, तो अगर प्लस एच प्रेजेंट है तो पहले आपको प्लस एच को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, पहले इसी को आपको चेक करना है। अगर दोनों इफेक्ट कहीं लग रहे हैं तो पहले प्लस एच को प्रायोरिटी देनी है। अभी हमने आर इफेक्ट पढ़ा नहीं, रेजोनेंस पढ़ा नहीं, इसलिए, नहीं तो मैं यहाँ पर रेजोनेंस भी बोल देता, अगर रेजोनेंस होता पॉसिबिलिटी तो मैं रेजोनेंस भी बोल देता। देखिए भाई ये बात ध्यान रखना कि प्लस एच इज डोमिनेंट ओवर है प्लस आई इफेक्ट है, ये मैंने इस एग्जाम्पल से प्रूव ही कर दिया। अब बात आएगी किसी को नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करने आते, तो मैं सबसे पहले ये भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास में क्या करना है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ये शायद मैंने आपको बता रखा है, नहीं बता रखा तो दोबारा देखिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स in the following compounds, in the following compounds। देखिए आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करने हैं इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड also calculate the number of hyper conjugating structures, hyper conjugating structures। आप साथ में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने आते हैं, दैट मीन्स आप नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड है, मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ। नंबर वन मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया मैंने, इसमें आपको बताना है क्या कि आपके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन्स इसमें प्रेजेंट है, ये आपको इसमें बताना है। नंबर 3 आपको इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 आपके पास में ये है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर 5 आई थिंक आपको इसका पता है कि यह हमारे पास जो कॉर्नर होता है वो कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कार्बन सेंटर को, ये भी कार्बन सेंटर को, ऐसे ही ये कॉर्नर कार्बन सेंटर को, और बाकी ये बचे हुए हैं 2 वैलेंसी बची हुई है कार्बन की, तो वह हाइड्रोजन सेंटर को, हाइड्रोजन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये आई थिंक आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो मैं नोमेनक्लेचर लेके आऊँगा इसमें, उसमें मैं पढ़ा दूंगा। देखिए भाई अभी देखिए नंबर 5 मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूँ कि इसमें आप जो होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए। नंबर 6 मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे दूँ, इस टाइप से कोई कंपाउंड दे दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। नंबर 7 मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे इस टाइप से कोई स्पीसीज दे दी, ऐसे दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, यहाँ पर ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया मैंने। इसके बाद में मान लीजिए इस टाइप से दे दिया, और नंबर 8 मैंने मान लीजिए आपको मैंने ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया, यहाँ पर आपके पास में ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया, इस टाइप से कोई कंपाउंड दे दिया जहाँ पर आपके पास में ये पॉजिटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप से कोई कंपाउंड दे दिया। इनमें आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ऑल्सो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनने वाली है। तो मैंने आपको एक तो बता रखी है चीज़ क्या, कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस में क्या होता है 1। तो इतनी आपके पास क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास में देखने को मिलती है। अब देखना भाई मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 बाई 1। यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, ये आपके पास में कितने हो गए 4 हाइड्रोजन्स, बिकॉज ऑफ ये पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन,
ये भी अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऐसे इसमें ये पाई बॉन्ड, इसके एडजेसेंट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो इसके ऊपर इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 7, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर बात करूँगा तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने, 12 अल्फा हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ एक अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 है। तो 4 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ऐसे इसमें बात करूँगा, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल यहाँ 3 अल्फा क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। यहाँ ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए। तो टोटल यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ऐसे इसमें बात करूँगा तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 2 और 2 जा 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसको आप नोट करना, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर 4 कैसे है, 4 कैसे आए, इसको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर टोटल है 3 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, ये अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, तो मतलब इस पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में आपको देखना है, पाई बॉन्ड को आपको काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन है इसको काउंट नहीं करना, कहीं इसके ऊपर काउंट करने लग जाए, ये अल्फा कार्बन में काउंट नहीं होता। बिकॉज ऑफ ये इसके क्या है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, न कि ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। इसीलिए हमारे पास ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। इस बात को नोटिस करना, इस बात को ध्यान रखना। अगर पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, यहाँ एडजेसेंट में पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन जो होता है, इस पाई बॉन्ड का हाइड्रोजन इसके साथ जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, और ये हाइड्रोजन जो होता है वो इस पाई बॉन्ड के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर अल्फा कार्बन होता है ओनली sp3, मैंने बोला था कि sp2 होना चाहिए, उसके एडजेसेंट में sp3 होना चाहिए, वही सिर्फ क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, ये अगर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, सिंपल। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 4 कैसे हैं। आपके अकॉर्डिंग तो ये 2 होने चाहिए, 1 और 2 चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 4 कैसे हो गए। तो देखिए, जब कभी भी आपके पास में ऐसा कोई केस आ जाए कि जहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इसके साथ में कॉन्जुगेशन करता है। किसके साथ में, ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव के पास में जा सकता है। देखो याद करो, मैंने पॉजिटिव डबल बॉन्ड वाला ऐसा बताया था केस आपको। तो अब अगर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, अब देखिएगा, इस पॉजिटिव के एडजेसेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और इस पॉजिटिव के एडजेसेंट में कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये हो गया आपके पास में, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गए, ये आपके पास हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में, टोटल यहाँ पर कितने हो गए आपके पास में, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जब कभी भी ऐसी स्पीसीज आ जाए पॉजिटिव चार्ज वाली, तो वहाँ पर अगर डबल बॉन्ड के साथ में है, वो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में है, तो आपको ये देखना है, पहले कॉन्जुगेशंस कराना है, फिर आपको जो होता है टोटल जो होता है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बताने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ, मैंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो देखिए वो भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो मतलब 5 स्ट्रक्चर्स होगी। यहाँ पर 7, तो मतलब यहाँ पर 8 होगी। और यहाँ पर कितने, 12, तो मतलब यहाँ पर 13 होगी। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 होती है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर 3, तो मतलब यहाँ 4 होगी। यहाँ पर 6, तो मतलब यहाँ 7 होगी। और यहाँ पर 4, तो मतलब यहाँ पर 5 होगी। यहाँ 2, तो मतलब यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर 3 अल्फा, तो मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनने वाली है। इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कि आपको अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए, और साथ ही साथ अगर ये भी पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कैलकुलेट कीजिए, तो आप इजीली इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब आप स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे इंटरमीडिएट की, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे ही सेकंड आपके पास में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल को भी ये एक्सप्लेन करता है। किसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, किसको,
कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए भाई, अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करता हूँ तो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास स्पीसीज होती है। कैसे कि CH3 और यहाँ पर CH2 रेडिकल, ये आपके पास स्पीसीज होती है। तो सेम इसमें भी ये आपके पास में sp2 कार्बन होता है और इसके एडजेसेंट में ये sp3 होता है। तो इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर पॉसिबल है ना। अब अगर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो हमें स्टेबिलिटी की बात आएगी। मान लीजिए ये ऐसे रेडिकल है और यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट के। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में हम ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच के। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्लस एच क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है और माइनस एच आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो प्लस वाले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल का लास्ट पहला जो लेक्चर हमने पढ़ा रखा है मैंने उसमें, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला व्यक्ति चाहिए और देने वाला व्यक्ति होगा वो इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और देने वाला कौन है? प्लस एच वाला होता है। भाई आपके सीधी सी बात है ना, कोई अगर गरीब व्यक्ति है, आज के टाइम कोरोना अभी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप अगर उसको क्या कर दोगे, खाना दे दोगे, तो मतलब वो क्या है, स्टेबलाइज हो गया ना, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। वही बात है यहाँ पर, अगर हमारे पास क्या है, ये गरीब है तो इसको हमारे पास क्या चाहिए, इसको चाहिए कि इसको कोई देने वाला आ जाए जिससे इसका पेट भर जाए, है ना। तो यही बात है यहाँ पर, ये भरेगा कौन, प्लस एच भरेगा, माइनस एच क्या करेगा, माइनस एच तो इसकी जान ही निकाल देगा, जान निकाल देगा इसकी, यानी इसको और रोड पे ला देगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाए, बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसे बताना है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ following compounds will be क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहला ए कंपाउंड क्या है, ए कंपाउंड है CH3 CH चलिए तो जाएगी, हाँ कर दे बस। देखो आपके पास क्या है, CH3 CH2 रेडिकल है। बी आपका क्या है, देखिए बी क्या है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, देखिए CH3 CH और यहाँ CH3 है। थर्ड आपके पास सी मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है। ये आपके पास रेडिकल है भी, देखिए ये आपके पास होता है भी 1 डिग्री, ये आपके पास होता है भी 2 डिग्री, ये होता है 3 डिग्री। तो देखना आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे पूछा जाएगा, ए में आपको ऑप्शन दे देगा ए, आपके पास में बी और उसके बाद में सी। दूसरा ऑप्शन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। थर्ड ऑप्शन है ए ग्रेटर लेस देन बी और यहाँ पर सी। फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया मान लीजिए बी और उसके बाद में क्या है ए और उसके बाद में क्या है सी। ऐसा कुछ आपके पास सेट करके देगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन जो होगा दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्यों होगा, देखिए आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, अगर इंक्रीज होते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स विल इंक्रीज, फ्री रेडिकल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखना अब अगर यहाँ पर देखें तो 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये
और 3 अल्फा हाइड्रोजन्स ये है आपके पास में। तो यहाँ टोटल हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ टोटल हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ टोटल है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसीलिए मैंने बोला है कि जहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा, तो वहाँ स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज़्यादा, बिकॉज आपने बोला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ ए, क्यों इंक्रीज होगी आंसर देना हो तो, बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ ए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज। आपके पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, इसलिए आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आप बोलते हैं भी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो आपकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ऐसा आप बोलते हैं। क्यों? रीज़न आपको मैंने दे दिया किस लिए होता है। और ये आई थिंक आपका IIT JEE में भी पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछ चुका है। JEE एडवांस सोचिए आप, इतना हल्का क्वेश्चन जो आज से 5-7 साल पहले भी पूछ चुका है। अब तो आपके पास क्या है, 2022 चल रहा है, 21 चल रहा है, तो ये 4 साल पहले पूछ चुका है ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस। तो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते। जो भी अगर हम IIT JEE वगैरह नीट वगैरह की अगर प्रिपरेशंस भी करते हैं, है ना, नीट UG लेवल का होता है ना, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन होता है उसमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कंसेप्चुअली चीज़ें आनी चाहिए, मतलब आपके माइंड में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कंसेप्चुअली हो, है ना, जिनका आपको कंसेप्ट पता हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन देख लिया उसको रट लिया, ऐसा नहीं। आप कंसेप्ट सोचिए। क्या अगर मैंने बोला है फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल मतलब आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको अगर मैंने बोल दिया कार्बोकटैन है, तो कार्बोकटैन बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, दैट मीन्स वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? जो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, है ना। इस तरीके से सोचने का वे जो होता है वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको जो होता है करना होता है, क्या सोचना होता है, ये आपके पास में है। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगा डिस्कस इससे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से रिलेटेड जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।